हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका लास्ट चैप्टर बचा है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। देखो, ह्यूमन आई तो इस समय आना नहीं है, कलरफुल वर्ल्ड आना है और इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से वीडियो देखना। इसमें भी हम आज दो टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म है और डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट है, जिसमें हम साथ में देखेंगे किस तरह से हमारे रेनबो की फॉर्मेशन होती है। तो कंप्लीट वीडियो बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जिसमें फिनोमेना है लाइट के बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ध्यान से वीडियो देखना। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो शुरू करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। अब देखो, हमने ग्लास स्लैब में देख रखा है कि ग्लास स्लैब से किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है, उसी तरह से हमें आज प्रिज्म के थ्रू भी देखना है। ठीक है, हम बात करेंगे कि किस तरह से होता है प्रिज्म के थ्रू और क्या डिफरेंस है प्रिज्म में और ग्लास स्लैब में। राइट, प्रिज्म पहले क्या होता है, देखो प्रिज्म जो होता है, आपने यदि लैब में नहीं देखा है तो अब तो आप लोग स्कूल जा रहे हो, लैब में देख सकते हो। और प्रिज्म में दो आपकी ट्रायंगुलर सरफेसेस होती हैं, दो ट्रायंगुलर सरफेसेस होती हैं और 3 इसमें रेक्टेंगुलर सरफेसेस होती हैं। ठीक है, ये आपका होता है प्रिज्म। दो सरफेसेस होती हैं जो कि ट्रायंगल होंगी, राइट, और 3 होती हैं इसमें रेक्टेंगुलर सरफेसेस। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक एक्टिविटी करनी है, हमें देखना है कि किस तरह से इसमें लाइट रे की बैंडिंग होती है और किस तरह से ये थोड़ा सा अलग है। जब एक्टिविटी हम करेंगे देखेंगे किस तरह से ये थोड़ा अलग है, किससे, ग्लास स्लैब से। अब देखो, सेम वही प्रोसीजर करना है जैसा हमने ग्लास स्लैब में किया था। हमने एक पेपर को लेना है, पेपर को हमें बोर्ड में फिक्स कर देना है। उस बोर्ड के ऊपर हमने जो पेपर फिक्स किया है उसके ऊपर हमने रखना है अपना प्रिज्म। ये हमने प्रिज्म सेट कर दिया। अब जब प्रिज्म को रख दिया तो हमने वही करना है, आउटलाइन ले लेनी है। क्लियर हो गया, उसकी आउटलाइन ड्रॉ कर ली। फिर हमने प्रिज्म को उठाया और एक जगह पर प्लेस कर दिया। अब जो इसकी ABC हमने प्रिज्म को मार्क कर दिया, तो जो AB इसकी सरफेस है उस पर क्या करना है, हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसको हमने क्या बोला, PE। ठीक है, हमने क्या नाम दिया है, P एंड E। ये लाइन हमने ड्रॉ करनी है और ये जो हमने लाइन ड्रॉ करनी है ये क्या है, बेसिकली हम क्या दिखा रहे हैं, इंसिडेंट रे दिखा रहे हैं। तो जैसे हम ग्लास स्लैब में करते हैं, थोड़ा इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दी। अब इसको ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, फिर से प्रिज्म को रख देना है और साथ ही हमने जो ये लाइन ड्रॉ की है इस पर हमको 2 पिन्स लगानी है। एक पिन है आपकी P एंड सेकेंड पिन है आपकी Q। 2 पिन्स आपने यहाँ पर फिक्स कर देनी है, जो ऑल पिन्स होती है उसको फिक्स कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, जब आपने प्रिज्म रख दिया है तो आप अपोजिट साइड से देखोगे, यानी जो आपकी AC साइड है वहाँ से आप देखोगे और आपको ये PQ की इमेज दिखेगी, जैसा हमने ग्लास स्लैब में किया था। और ये जो इमेज दिखेगी, इसी इमेज के सीध में आपको 2 और पिन लगानी है। किधर लगानी है, प्रिज्म के अपोजिट साइड से आप देख रहे हो वहीं पर, जहाँ भी आपको दिख रहा है कि हाँ ये दोनों की सीध में 2 पिन्स और लगा देनी है, P और Q की सीध में। तो जब लगाओगे तो आपको लगेगा एकदम स्ट्रेट लाइन में लग रही हैं। और ये हमारी 2 पिन्स हैं बेसिकली। हमने एक पिन लगाई है R, एक लगाई है S, और इसको भी हमने जो RS है इसको हमने मिलाते हुए प्रिज्म तक लाए और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया F। तो ये हमारी कौन सी लाइन ड्रॉ हो गई, एक FS। क्लियर हो यहाँ तक? ठीक है, हमने प्रिज्म रखा था, 2 पिन्स लगाई PQ और उनकी इमेज हमें देखनी है अपोजिट साइड से, और अपोजिट साइड से ऐसे देखना है कि ये सब कुछ हमें स्ट्रेट लाइन में लगेगा। क्लियर? अब हमने क्या करना है, देखो यहाँ पर जो आपने प्रिज्म, अब यहाँ जब आपने पिन्स को अटैच कर दिया है यहाँ पर, उसके बाद में हमने देख लिया इमेज सीधी बन रही है हमारी, एक लाइन में बन रही है। हमें क्या करना है, ये प्रिज्म भी हटा देना है प्लस पिन्स भी निकाल के रख देनी है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने जब इमेज बना ली पिन से, फिर हमने प्रिज्म को भी हटा दिया और पिन्स को भी, चारों पिन्स को रिमूव कर दिया और RS को हमने ड्रॉ कर लिया टिल F। फिर हमने क्या करना है, ये हमारी हो गई इंसिडेंट रे। जो PE है ये कौन सी रे हो गई हमारी, दिस इज़ द इंसिडेंट
रे। क्लियर। और जो हमारा एस एफ है, ये जो हमारी रे है एस एफ, ये हमारी है इमर्जेंट रे। तो हमारी रिफ्रैक्टेड रे कौन सी है? जो हमारी प्रिज्म के अंदर आई, जो हमने इसको ई और एफ को मिला दिया, और ई एफ को जो मिलाया तो ये हमारी क्या बनी? ये हमारी बन गई रिफ्रैक्टेड रे। समझ में आ गया? देखो ये हमारी इंसिडेंट हो रही है तो इंसिडेंट रही, फिर ये एयर से कहाँ जा रही है? ग्लास में जा रही है, ये रिफ्रैक्ट कर रहा है यहाँ पर, तो ये रिफ्रैक्टेड रे बन गई। और फिर ये एक प्रिज्म से बाहर आ रही है तो ये इमर्जेंट रे बन गई, जो आपका एस ई है, दिस इज द एस एफ है, सॉरी, दिस इज द इमर्जेंट रे, पी ई इज द इंसिडेंट रे, ई एफ इज द रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ पर आप लिख सकते हो पी ई क्या है आपका? पी ई है आपका इंसिडेंट रे। ठीक है, दिस इज इंसिडेंट रे। और ई एफ, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। प्लस एफ एस, ये क्या आपका? इमर्जेंट रे। ठीक है, अब क्या करना है आपको? नॉर्मल खींचना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है यहाँ पर। एन डैश नॉर्मल ड्रॉ किया पीई के अलोंग ए बी सरफेस पर, और ए सी सरफेस पर एम डैश नॉर्मल को आपने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, एन डैश एंड एम डैश, ये क्या आपके? ये दोनों हैं आपके नॉर्मल। अब नॉर्मल से ये देखो जो इंसिडेंट रे एंगल बना रही है, दिस इज एंगल आई। हमें पता है एंगल आई क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरह से हमें पता है एंगल आर क्या होता है। ये देखो एंगल आर बन रहा है क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये नॉर्मल की लाइन है। देखो डॉटेड लाइन में क्या है? ये नॉर्मल है, एन डैश। तो ये एंगल आर जो बन रहा है आपका, दिस इज द एंगल आर। ये क्या बन रहा है? एंगल आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो? एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर, चूँकि ऑब्वियस है ये रेरर मीडियम है, दिस इज द रेरर मीडियम एंड दिस इज द डेंसर मीडियम। ठीक है, तो रेरर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में रे जाती है तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल होती है, जो कि यहाँ पर हमें दिख रहा है। फिर ये डेंसर से इमर्ज हुई है, रेरर में अगेन गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? ये नॉर्मल से देख रहा हो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया, दिस इज कमिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो एंगल ई बनाइए, दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। यहाँ तक समझ में आ गया? अब हमने जो ग्लास स्लैब में देखा था उसमें देखा था कि इंसिडेंट रे को हम एक्सटेंड करते हैं तो वो पैरेलल हो जाती है इमर्जेंट रे के। यहाँ पर ये चीज़ आप देखोगे एकदम अंतर है, दिस इज़ डिफरेंट देन द ग्लास स्लैब। क्या डिफरेंस है? ये जब हमने देखो ये इमर्जेंट रे को हमने एक्सटेंड किया और इधर हमने इंसिडेंट रे को एक्सटेंड किया, दोनों जहाँ पर मीट करेंगी वहाँ पर क्या बनेगा? ये एंगल ऑफ, एक एंगल बनेगा जिसको हम बोलेंगे एंगल डी, और इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर हुआ? देखो ये इमर्जेंट रे है हमारी, दिस इज द इमर्जेंट रे की लाइन हमने एक्सटेंड की, सॉरी इंसिडेंट रे की लाइन एक्सटेंड की, और इधर ये मेरी क्या है? इमर्जेंट रे, इसको एक्सटेंड किया, और दोनों का ये क्या बन गया? एक एंगल बन गया ये, दिस इज द एंगल डी, और ये एंगल क्या हुआ हमारा? बेसिकली एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? और ये जो एंगल ए है, ये जो दिख रहा है ना दो सरफेसेस के बीच में, ये जो एंगल ए है, एंगल ए को हम कहेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ए इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये सारी इसकी टर्म्स हैं। तो ये समझ में आ गया? यहाँ पर जो बैंडिंग हो रही है इमर्जेंट रे की, वो एक एंगल बना दी है विद द इंसिडेंट रे। जब आप इसको एक्सटेंड कर रहे हो तो ये एक एंगल बन रहा है यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। और ये जो एंगल है आपका, दिस वन एंगल, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये हमारी एक्टिविटी थी जो हमने देखा कि किस तरह से हमें रिफ्रैक्शन होता है प्रिज्म के थ्रू, कैसे करते हैं इस एक्टिविटी को।
ये समझ में आपको आ गया। अब हम देखेंगे कि जब ये प्रिज्म से लाइट, वाइट लाइट बाहर आती है तो उसका क्या होता है, किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है ग्लास प्रिज्म के थ्रू। अब हम देखेंगे डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। ठीक है, तो अब ये ग्लास प्रिज्म के थ्रू हम देख रहे हैं डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन होता क्या है भाई, देखो डिस्पर्जन क्या होता है बच्चों, डिस्पर्जन होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट। ठीक है, क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट। अब स्प्लिट कर रहा है मीन्स किस चीज़ में स्प्लिट कर रहा है, इट्स 7 कंपोनेंट। जब आप प्रिज्म से जब लाइट बाहर आती है तो क्या होता है, देखो ये इंसिडेंट लाइट है, ये क्या है, एक इंसिडेंट रे है। तो ये जो इंसिडेंट रे ये किस कलर की है, वाइट कलर की है, वाइट है। हमेशा ये ध्यान रखना वाइट कलर की लाइट का ही डिस्पर्जन होगा। क्यों, क्योंकि देखो वाइट कलर ही जो है, वाइट कलर की लाइट जो है वो 7 कलर से बनी होती है। इसके अंदर 7 कलर्स के कंपोनेंट होते हैं, जो आप यहाँ देख सकते हो। ये एक प्रिज्म है, इस पर जब ये इंसिडेंट रे जा रही है या इंसिडेंट वाइट लाइट जा रही है तो क्या हो रहा है, ये देखो डिस्पर्स हो जा रही है लाइट, देख रहे हो ना, ये लाइट 7 कंपोनेंट्स में अपने 7 कलर्स में स्प्लिट कर गई है, जिसको हमने क्या कहा, डिस्पर्जन कहा है। अब ये जो 7 कलर्स हैं ये क्या है, देखो ये हमारा, यदि हम इसका एक्रोनिम देखें, शॉर्ट फॉर्म देखें, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं विवग्योर। अब मैं नीचे वी क्यों लिख रही हूँ, देखो यहाँ पर मैंने लिखा विवग्योर, इस तरह से लिखा। तो नीचे वी क्यों लिखा है, क्योंकि देखो हमारा जो वॉयलेट कलर है वो नीचे है, रेड कलर ऊपर है। तो यानी जो हमारा प्रिज्म से जब लाइट स्प्लिट करेगी, लाइट डिस्पर्स करेगी, तो हमारा जो ये विवग्योर बनेगा वो नीचे वॉयलेट होगा, ऊपर रेड कलर होगा। अब ये ऐसा क्यों है, देखो रेड कलर, यदि आप देखो ये इंसिडेंट रे जो हमारी है, ये हम जब इसको एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो रेड कलर की जो बैंडिंग है आप देख रहे हो ना, ये लीस्ट बैंड हो रही है, जबकि जो वॉयलेट कलर है आपका वो कितना ज़्यादा बैंड हो रहा है, देख सकते हो, क्लियर दिख रहा है ना। यहाँ देखो ये कम बैंड हो रहा है रेड कलर, और जैसे जैसे आप कलर्स में नीचे आ रहे हो, वॉयलेट तक आए, तो ये सबसे ज़्यादा बैंड हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली हैं। देखो ये जो हमारा एक बैंड बना 7 कलर्स का, कितने कलर्स हैं ये, विवग्योर में 7 कलर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू। ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते हो कलर्स में से, वॉयलेट है, देन इंडिगो, देन ब्लू, देन ग्रीन, देन इट इज़ येलो, देन इट इज़ ऑरेंज एंड देन इट इज़ रेड। तो इस 7 कलर्स का एक बैंड बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स आपको समझनी है, ध्यान रखना है, समझ में आ रहा होगा आपको कि जैसे हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, ये आपका जो स्पेक्ट्रम बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये जो 7 कलर्स आपको दिख रहे हैं, इसको हमने क्या बोला, इसको नाम दिया आपने स्पेक्ट्रम का, दिस इज स्पेक्ट्रम। तो हम स्पेक्ट्रम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, स्पेक्ट्रम आप लिखोगे द बैंड ऑफ 7 कलर्स। ठीक है, अब 1 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, आपको डेफिनेशन नहीं आएगी। द बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन व्हेन वाइट लाइट पासेस थ्रू द प्रिज्म। क्लियर, द बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन when white light passes through a prism। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्पेक्ट्रम किसको काम ने, कि स्पेक्ट्रम ये बैंड हो गया आपका, जो विवग्योर हमारा दिख रहा है यहाँ पर, यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड का जो एक बैंड दिख रहा है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल स्पेक्ट्रम। अब सेकेंडली मैंने कहा कि वॉयलेट मोस्ट डेविएट होता है, रेड लीस्ट डेविएट होता है, मीन्स मोस्ट बैंडिंग किसकी हो रही है, वॉयलेट की। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो वॉयलेट कलर है और जो रेड कलर है, इसमें कौन सा मोस्ट बैंड होता है, वॉयलेट बैंड्स मोस्ट एंड रेड बैंड्स द लीस्ट। क्लियर, अब नेक्स्ट हम जो डिस्पर्जन पढ़ रहे हैं, तो हमें डिस्पर्जन की भी डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो
तो हम डिस्पर्जन की डेफिनेशन भी यहाँ पर लिख लेते हैं साथ के साथ। डिस्पर्जन, डिस्पर्जन क्या हुआ आपका? द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट into its component colors is called dispersion। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने देख लिया कि सारी डेफिनेशन देख ली हमने। अब यहाँ पर ये भी समझ लो कि वॉयलेट इतना बेंड क्यों कर रहा है, ये मोस्ट बेंड क्यों करता है, रेड लीस्ट बेंड क्यों करता है। ये होता है कारण इनके पीछे इनकी वेवलेंथ। जो रेड की वेवलेंथ होती है वो क्या होता है, इसकी वेवलेंथ बहुत लंबी होती है, और जो वॉयलेट है इसकी वेवलेंथ जो है वो स्मॉल वेवलेंथ होती है। तो इस वजह से आपका जो वॉयलेट कलर है वो ज़्यादा बेंड करता है, रेड कलर जो है वो कम बेंड करता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। हमने देख लिया स्पेक्ट्रम और डिस्पर्जन की डेफिनेशन भी समझ लो। डिस्पर्जन, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू द इट्स 7 कंपोनेंट कलर्स, दैट इज कॉल्ड व्हाट? डिस्पर्जन। क्लियर? अब यहाँ पर लिख लो इट्स 7 कंपोनेंट्स कलर्स, ठीक है ना। तो इसको हमने क्या कहा? डिस्पर्जन का। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमने एक कार्डबोर्ड लिया, ये कार्डबोर्ड लिया, इसमें एक होल कर दिया, तब भी क्या हमको 7 कलर्स का ये स्पेक्ट्रम दिखेगा? यदि हमने वाइट लाइट यहाँ पर पास की तो हम दूसरी साइड से देखते हैं तो क्या हमको 7 कलर्स का स्पेक्ट्रम दिखेगा? तो वो नहीं दिखेगा। ये कब होगा? ये सिर्फ प्रिज्म में हो सकता है, क्योंकि प्रिज्म में ये एबिलिटी होती है टू स्प्लिट द वाइट लाइट। ये ध्यान रखने वाली बात है, वाइट लाइट की बात हो रही है, ठीक है, इनटू इट्स 7 कंपोनेंट्स या इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स। क्यों? क्योंकि वाइट लाइट में कलर्स हैं। अब यदि आप कहोगे रेड लाइट आपने पास की तो वो भी क्या कुछ कलर्स में डिस्पर्स होगी? ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि रेड लाइट में केवल एक ही है, रेड लाइट। क्लियर? तो इस तरह से क्या होगा, केवल वाइट लाइट का भी यहाँ पर आपको मेंशन करना है, ये ध्यान रखना है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एमसीक्यू में। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ पर एक चीज़ और समझ लो, तुमने यदि खुद से देखा होगा, बच्चे कई बार इस तरह खेल करते हैं कि जो स्केल होता है, स्केल की जो एजेस होते हैं, जो आपका प्लास्टिक का नॉर्मल एक स्केल होता है 6 इंचज़ का, तो उसमें क्या होता है, जो ये इस तरह से करके ये स्केल की शेप होती है, सपोज़ कुछ इस तरह से, ठीक है ना, ऐसे कुछ होती है, ये बीच में एक लाइन होती है यहाँ पर। तो ये जो एजेस होती हैं इसकी, इन एजेस से जब आप देखते हो सनलाइट को तो आपको क्या दिखते हैं? 7 कलर्स दिखते हैं। तो वो 7 कलर्स कैसे दिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ये जो इसकी एज में जो ये इस तरह से जो शेप होती है वो एक प्रिज्म का रूप ले लेती है, या कह सकते हो कि प्रिज्म की शेप बनाती है, और इस वजह से वो हमें वाइट लाइट को स्प्लिट करके 7 कलर्स में दिखा पाती है। तो ये सब किस वजह से होता है? सिर्फ और सिर्फ प्रिज्म, मीन्स प्रिज्म ही ऐसा कर सकता है। ठीक है, आपने देखा था ग्लास लैब में ऐसा नहीं होता है, तो प्रिज्म की ही एक खासियत होती है। तो ये जो फिनोमेना देखा था, ये सबसे पहले किसने देखा था? आइजैक न्यूटन ने। ठीक है ना, आइजैक न्यूटन ने ही सबसे पहले इसको देखा था, कि ऑब्जर्व किया था कि जो प्रिज्म से जब वाइट लाइट पास करते हैं तो वो अपने 7 कंपोनेंट कलर्स में जो है वो डिस्पर्स हो जाती है, स्प्लिट कर जाती है। तो अब उन्होंने क्या किया, आइजैक न्यूटन ने सोचा कि यदि एक और प्रिज्म लगाएंगे तो क्या होगा। तो उन्होंने देखा तो ऐसा कुछ उनको उसमें रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन जब उन्होंने दूसरा प्रिज्म इन्वर्टेड करके लगा दिया, ऐसे उल्टा करके लगा दिया उसके सामने एक प्रिज्म के आगे, तब उनको जो है वो ये जो स्पेक्ट्रम था ये फिर से जब पास हुआ उससे तो वाइट लाइट में कन्वर्ट हो गया। तो हम इसको देख सकते हैं पिक्चर में। तो ये हमारी वो पिक्चर है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ये देखो सीधा प्रिज्म है, ये फर्स्ट प्रिज्म है, ठीक है ना, दिस इज़ द फर्स्ट प्रिज्म, और इसके साथ में ये सेकंड प्रिज्म रखा है जो कि इन्वर्टेड रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पर। अब क्या हुआ, ये वाइट लाइट गई यहाँ पर, वाइट लाइट गई तो क्या हुआ, डिस्पर्जन हुआ यहाँ पर। क्या हुआ, डिस्पर्जन, मीन्स लाइट जो है वो अपने कंपोनेंट कलर्स में स्प्लिट कर गई और उसी कंडीशन में लाइट बाहर आई।
अब जैसे ही लाइट ये बाहर आई तो क्या हुआ, यहाँ दूसरा प्रिज्म रखा था, अब लाइट जब इसके अंदर एंटर की तो अभी देखो 7 कलर इसके एंटर कर रहे हैं, 7 कलर्स एंटर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ फिनोमेना कि ये जो 7 कलर्स थे वो फिर से रिकम्बाइन हो गए, फिर से कंबाइन हो गए, रिकॉम्बिनेशन हुआ यहाँ पर, और जो हमारे 7 कंपोनेंट कलर्स थे वो फिर से वाइट लाइट में आ गए, और हमें स्क्रीन पर क्या मिल रही है, यहाँ पर वाइट लाइट मिल रही है। आया समझ में? तो ये किसने ऑब्जर्व किया? आइजैक न्यूटन ने। उन्होंने देखा कि यदि हम एक प्रिज्म से यदि हमने लाइट का डिस्पर्जन किया है तो उसके सामने जब हम दूसरा प्रिज्म उल्टा करके रखते हैं तो वो हमारा जो डिस्पर्स्ड लाइट है वो फिर से वाइट लाइट में हमें ऑब्टेन हो जाती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है आपको, इसको नोट कर लो, इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये MCQ में पूछा जा सकता है कि किस तरह से आपको प्रिज्म रखना है, या सपोज़ आपने एक प्रिज्म के सामने दूसरा प्रिज्म रखा है तो किस तरह से आपको लाइट के जो बैंड है उसमें चेंज दिखता है या स्पेक्ट्रम में चेंज दिखता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको पूरा ध्यान से लर्न करना है। ये आप देख रहे हो रेनबो। अब क्वेश्चन उठता है कि कैसे देखते हैं हम रेनबो, हाउ डू वी सी अ रेनबो, हमें रेनबो दिखता कैसे, मीन्स कैसे फॉर्म होता है स्काई में रेनबो। ठीक है, ये तो सबने देख रखा है रेनबो, लेकिन इसके पीछे कौन सा फिनोमेना वर्क करता है लाइट का। तो देखो, सबसे पहली चीज़ हमेशा याद रखो कि ये कहाँ पर होगा, अपोजिट, जब कभी रेन होती है उसके बाद अपोजिट टू सन, अपोजिट टू सन मीन्स किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन अपोजिट टू द सन, उसमें आपको रेनबो अपीयर होगा, ये ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? अब ये जो आपको रेनबो दिख रहा है ये कैसे दिखता कैसे, ठीक है, हमने ये समझ लिया कि ठीक है सन एक साइड में, उसके दूसरी साइड रेनबो हमको दिखा, पर कैसे दिखता है। तो सीधी सी बात है कि रेन की जो ड्रॉप्स होती हैं आफ्टर रेन जो होता है ना, जब रेनी डे होता है तो उसमें क्या होता है, रेन की कुछ ड्रॉप्स जो होती हैं, उस ड्रॉप्स के ड्रॉप भी तो क्या होता है आपका एक इस तरह से प्रिज्म जैसे एक्ट करता है। तो ये जो प्रिज्म जैसे एक्ट करता है तो इसलिए जब लाइट यहाँ पर जाती है तो वो अपने 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, जैसा कि हम देखते हैं रेनबो में प्रिज्म में होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर बनता है आपका रेनबो। ठीक है, और कई बार एक ही रेनबो नहीं, कई बार आप 2 रेनबो भी देख सकते हैं, क्योंकि देखो बहुत सारी ड्रॉप्स होती हैं, तो डिपेंड करता है कि किस ड्रॉप्स में किस तरह से रेनबो अपीयर हो रहा है। जनरली एक ही दिखता है, लेकिन कभी कभी हमको और भी रेनबो एक ही टाइम में दिख सकते हैं। ठीक है, अब कैसे फॉर्म होता है तो उसको देख लेते हैं भाई। देखो, हमको ये रेन ड्रॉप है, ये आपकी क्या रेन ड्रॉप है। अब इस रेन ड्रॉप पे ये बीम आई वाइट लाइट की, सन है यहाँ पर, सन से यहाँ पर लाइट पड़ी, सन से जब यहाँ पर लाइट पड़ी तो यहाँ पर देखो कौन कौन से फिनोमेना होते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से यहाँ पर फिनोमेना आपके टेक प्लेस करते हैं। तो पहले जब वाइट लाइट यहाँ पर पड़ी तो क्या होगा, ये चूँकि हमने कहा एक प्रिज्म की तरह काम करता है जो रेन ड्रॉप है, तो ये जो यहाँ पर लाइट ने स्ट्राइक किया तो यहाँ पर तो क्या हुआ, आपका रिफ्रैक्शन हुआ। ठीक है ना, क्या हुआ आपका यहाँ पर रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहाँ पर लाइट स्प्लिट कर गई। ठीक है, जैसे हम देखते हैं प्रिज्म में स्प्लिट करती है, तो उसी तरह से यहाँ पर लाइट स्प्लिट कर गई अपने 7 कलर में। यहाँ पर आपको 2 कलर दिखाएं, मीन्स इसके अंदर बाकी के कलर हैं। ठीक है, रेड और वायलेट दिखा दिए, बाकी अंदर है कलर। तो जो वो विवगॉर जो है वो यहाँ पर बनना शुरू हो गया। तो रिफ्रैक्शन के बाद यानी ये कलर में स्प्लिट हुआ, तो यहाँ पर कौन सा फिनोमेना वर्क किया, दैट इज डिस्पर्जन। ठीक है, तो पहले रिफ्रैक्शन हुआ, वाइट लाइट जब इस की सरफेस से स्ट्राइक की रेन ड्रॉप की तो रिफ्रैक्शन हुआ। रिफ्रैक्शन के बाद में जो लाइट है, वाइट लाइट है, वो स्प्लिट कर गई अपने कंपोनेंट कलर्स में, यानी कि डिस्पर्जन हुआ। फिर यहाँ पर देख रहे हो क्या हुआ, लाइट रेज बजाय यहाँ से रिफ्रैक्ट करती अगेन यहाँ पर टर्न हो गई हैं, यानी ये जो दिख रहा है आपको ये क्या हो रहा है यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। और यहाँ पर इसको बोलेंगे हम इंटरनल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलोगे इसको आप, टोटल इंटरनल
रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करता है। फिर यहाँ पर अगेन क्या हो रहा है, अगेन यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो देख रहे हो कितनी सारी फिनोमेना ने वर्क किया एक रेन ड्रॉप के अंदर, जिसकी वजह से हम रेनबो देख पाते हैं। तो ये ध्यान रखना है सीक्वेंस। सबसे पहले क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पर, रिफ्रैक्शन के बाद में क्या होगा, डिस्पर्जन होगा। ठीक है, डिस्पर्जन के बाद क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इसको अभी डिटेल में समझेंगे। इंटरनल रिफ्लेक्शन को, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। उसके बाद क्या हुआ, अगेन रिफ्रैक्शन हुआ। तो ये बहुत ध्यान से आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको, इस सीक्वेंस को आपसे पूछा जा सकता है इवन इन एमसीक्यू कि कौन कौन से फिनोमेना किस सीक्वेंस में टेक प्लेस करते हैं जब आप रेनबो देखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो गया, ये बीम ऑफ लाइट ने जैसे स्ट्राइक किया, सबसे पहले रिफ्रैक्शन हुआ। उसके बाद में लाइट कलर्स में अपने स्प्लिट कर गई, ठीक है ना, अपने कंपोनेंट कलर्स में, जो कि डिस्पर्जन हुआ। फिर इंटरनल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, और फिर बाद में बाहर निकली है जिस लाइट, जिसका मतलब है रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से रिफ्रैक्शन हो गया। तो ये 7 कलर्स जो रिफ्रैक्शन के बाद में रेनबो बन रहा है, ये किस तरह में दिखता है, जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है, जैसे हम ग्राउंड पर से देख सकते हैं कि हाँ यस रेनबो बना। तो इस तरह से ये रेनबो की फॉर्मेशन होती है। तो ये सारे फिनोमेना आपको लर्न करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस बार चूंकि एमसीक्यू आ रहा है तो एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जाएगा, अदरवाइज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका 2 से 3 नंबर में पूछा जाता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लो। मैंने 2 बार आपको समझा दिया। ध्यान से आप पिक्चर को देखो कि लाइट बीम आई है, रिफ्रैक्शन हुआ, फिर डिस्पर्जन हुआ, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। जो हमने रिफ्लेक्शन देखा सिंपल कि बाउंस कर गई लाइट, तो उसी तरह बाउंस बैक हुई यहाँ पर, फिर रिफ्रैक्शन वो बाहर आ गई। क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया ना, गुड। तो अब देखो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है भाई, कि मैम ने रिफ्रैक्शन बताते बताते अचानक से रिफ्लेक्शन कहाँ से आ गया। ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा, स्कूल में भी टीचर ने बताया होगा, लेकिन यहाँ पर अभी मैं तुमको क्लियर करूँगी कि ये आखिर रिफ्लेक्शन यहाँ पर कैसे हो रहा है, रिफ्रैक्शन के साथ ही रिफ्लेक्शन कैसे हो गया। तो देखो हमेशा क्या होता है, जैसे ये हमारा वाटर है और ये है मेरा मीडियम 1 N1, ये एयर है दैट इज़ N2। क्लियर हो गया। अब जब रे हमारी जाएगी, ये हमारी इंसिडेंट रे है, राइट, ये हमारी यहाँ से इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, ये नॉर्मल है, तो इसने एक एंगल बनाया θ1, ये इंसिडेंस एंगल हुआ, ये आपका एंगल R हो गया। ये तो समझ में आ गया। अब ऐसा नहीं होगा, यदि मैं ये एंगल बढ़ाती जाऊँगी, थीटा बढ़ाती जाऊँगी जितना, उतना आपका जो R है, क्योंकि यहाँ से क्या है, ये रेयर मीडियम में जा रहा है, यहाँ भी जो एंगल I है वो छोटा है देन दैट ऑफ एंगल R। तो हम जैसे जैसे इसको बढ़ाएंगे, हम यदि थीटा को बढ़ाएंगे, θ1 जो हमने लिखा है यहाँ पर, यानी एंगल थीटा या एंगल I को हम बढ़ाएंगे, इंसिडेंट एंगल को बढ़ाएंगे, तो हमारा एंगल R भी उसी रेशो में बढ़ता जाएगा। जैसे यदि मैंने यहाँ पर एक ये रे ले लूँ, तो ये यहाँ पर और यहाँ पर एक नॉर्मल खींच दिया इसका, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से और एंगल बनाएगा। तो यानी यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो और ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा जो आपका एंगल जब हम बढ़ाते जाएंगे थीटा को, आई को, तो हमारा आर भी बढ़ता जाएगा। तो इसी तरह से एक स्टेज ऐसी आती है जब ये आर आपका 90 डिग्री बना लेता है नॉर्मल के साथ में। ये एंगल आई है इस वाली रे के लिए, ये भी इंसिडेंट रे है, और ये जो है आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, यहाँ पर ये रिफ्रैक्टेड रे थी, ठीक है, इसी तरह यहाँ पर ये इंसिडेंट रे होगी, ये रिफ्रैक्टेड रे, और रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाया है। तो जब ये सिचुएशन आती है, इसको हम बोलते हैं, तब उस समय ये थीटा सी जो दिख रहा है, तो थीटा सी जो है वो क्या है, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं इसको हम बोलते हैं, सीनियर क्लासेस में इनको डिटेल में पढ़ोगे आप, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अब क्रिटिकल एंगल बन गया, यानी 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो भाई अब यदि हमने और ये थीटा बढ़ाया, यानी कि एंगल आई और ज़्यादा बढ़ाया, जो आप देख सकते हो यहाँ पर, तो अब ये यहाँ 90 तो ऑलरेडी हो चुका था, तो ये लौट कर आएगी ना। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, दिस इज़ व्हाट टोटल
इंटरनल रिफ्लेक्शन मीन्स यहाँ पर पूरा रिफ्लेक्शन हो गया, क्लियर, पूरा रिफ्लेक्शन हुआ यहाँ पर, ठीक है ना, तो टोटल रिफ्लेक्शन हो गया यहाँ पर। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से हम देखते हैं जो हमारी ड्रॉप के अंदर होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस तरह होता है, क्योंकि जब ये स्टेज आती है क्रिटिकल एंगल वाली, मीन्स जब एंगल आई इतना बड़ा होता है कि जो एंगल आर है वो आपका 90 डिग्री हो जाए, व्हेन एंगल आर बिकम इज 90 डिग्री, सिंपली लिख लो, देन एंगल आई इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। समझ में आया क्रिटिकल एंगल कहा इसको हमने। अब यहाँ पर ये तो आई कहलाया क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल के बाद जब वैल्यू बढ़ती है आई की तो क्या होगा, अब जो रिफ्रैक्शन होगा वो अब रे उधर तो जा नहीं पाएगी, क्योंकि यहाँ लाइन को तो उसने एज को वैसे पहले ही टच कर लिया है इस मीडियम की। अब क्या होगा, ये इसी मीडियम में वापस आएगी, जैसा कि हमने यहाँ देखा ये जो एंगल आई है ये इससे बड़ा है, तो ये रे यहीं पर लौट करके आ रही है, ये उधर नहीं गई, मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, टोटल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस किया। तो इस तरह से हमने समझा कि क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो रेन ड्रॉप के अंदर होता है। अब हमने आज की वीडियो में क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, हमने देखा डिस्पर्जन वाया प्रिज्म, स्पेक्ट्रम क्या होता है, और हमने देखा कि किस तरह से रेनबो बनता है, हाउ डज अ रेनबो फॉर्म, या हाउ डू वी सी द रेनबो। तो ये सारे जो टॉपिक्स हमने आज कवर किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको अच्छे से समझ लेना, याद करना। तो आज जो हमने टॉपिक कवर कर लिए, इसके अलावा कुछ और टॉपिक जो बचे हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो वीडियो ज़रूर देखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।